ओके, अब हम देखने वाले हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। सबसे पहले इनफर्टिलिटी का ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद मेल इनफर्टिलिटी स्टार्ट करेंगे। तो इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ इनएबिलिटी ऑफ अ कपल टू कंसीव इवन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स फॉर ओवर 1 ईयर। कि इट इज़ इनएबिलिटी ऑफ अ कपल टू कंसीव इवन आफ्टर रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स फॉर ओवर 1 ईयर। तो इसकी ये है इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन। अब प्राइमरी इनफर्टिलिटी हो सकती है और दूसरी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में पहले कंसेप्शन हुआ ही नहीं है, कंसेप्शन हैज़ नेवर ऑकर्ड बिफोर, तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी में प्रीवियस कंसेप्शन हैज़ अचीव्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी, कि डेड चाइल्ड था, अबॉर्ट हुआ, कोई भी हो, लेकिन प्रीवियस कंसेप्शन हैज़ अचीव्ड, उसका मतलब वो होगा सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अब एज ऑफ इफ द एज ऑफ फीमेल इज मोर देन इक्वल टू 35 ईयर्स स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ ट्राइंग, सिर्फ याद रखना है। फिर दो टर्म है, फिकंडेबिलिटी एंड फिकंडिटी। फिकंडेबिलिटी एंड फिकंडिटी। फिकंडेबिलिटी का मतलब है एबिलिटी ऑफ अ फीमेल टू कंसीव विद इन अ सिंगल मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, एबिलिटी ऑफ फीमेल टू कंसीव, इस फिकंडेबिलिटी में आता है टू कंसीव विद इन अ सिंगल मेंस्ट्रुअल साइकिल, और फिकंडिटी में आता है एबिलिटी ऑफ फीमेल टू गिव लाइव बर्थ। इसमें कंसीव, इसमें गिव लाइव बर्थ इन अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये फिकंडिटी। तो ये दो टर्म याद रखना है। अब बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होते क्या है इनफर्टिलिटी में? तो एक सीमन एनालिसिस होता है, ओव्यूलेशन टेस्ट होता है, और तीसरा ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट। तो मेन ये 3 टेस्ट ही होते हैं, सीमन एनालिसिस, ओव्यूलेशन टेस्ट एंड ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट। ये लास्ट दो दे आर फॉर फीमेल, और पहला जो है वो फॉर मेल। अब कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी, मेल में अप्रॉक्स 40% जो इनफर्टिलिटी वो होती है ड्यू टू मेल, फिर 40 to 50% फीमेल, एंड अनएक्सप्लेन्ड इज 10%। अब स्टार्ट करते हैं मेल इनफर्टिलिटी। पहले थोड़ा स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में देख लेते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिन होता है एट प्यूबर्टी। ओके, इट बिगिन्स एट प्यूबर्टी। हाइपोथैलेमस वो जीएनआरएच सीक्रेट करता है विच एक्ट्स ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी। ये फिर एफएसएच एंड एलएच सीक्रेट करता है। एफएसएच एक्ट करता है ऑन द सर्टोली सेल्स, एलएच एक्ट करता है ऑन द लेडिक सेल्स। सर्टोली सेल्स फिर फॉर्म करते हैं इनिबिन बी, लेडिक सेल फिर फॉर्म करता है टेस्टोस्टेरोन। कि लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन, सर्टोली सेल इनिबिन बी। ये फिर इनिबिन बी जो है वो रिलीज करता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो टेस्टोस्टेरोन को फिर बाइंड करके रखता है। लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, सर्टोली सेल इनिबिन प्रोड्यूस करता है, जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सीक्रेट करता है, वो फिर टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करके रखता है। अब ये इनिबिन और टेस्टोस्टेरोन दोनों नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म करते हैं। इनिबिन करता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म टू एफएसएच, एंड टेस्टोस्टेरोन करता है टू एलएच। ओके, एलएच लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन, एलटी वो याद रखना है। टेस्टोस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म टू एलएच, इनिबिन नेगेटिव फीडबैक टू एफएसएच। तो मेन ये याद रखना है। अब फर्स्ट स्टिमुलस इन अ बेबी टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन वो होता है एचसीजी। ओके, फर्स्ट स्टिमुलस नीडेड बाय लेडिक सेल्स टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन इन इंट्रायूटेराइन लाइफ इज एचसीजी। तो ये एक पॉइंट याद रखना है। और उसके बाद लेटर फिर एलएच जो है वो डायरेक्ट लेडिक सेल पे ऐड करके टेस्टोस्टेरोन फॉर्म करता है। तो लेकिन पहला स्टिमुलस जो होता है वो होता है एचसीजी का। साइट कौन सी होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन वो है टेस्टोस्टेरोन। ओके, एलएच एंड एफएसएच भी कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन थोड़ा टेस्टोस्टेरोन इज द मेन हार्मोन फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, उसमें 46, 47 XSY क्रोमोसोम होंगे, तो उसकी वजह से डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। तो ये याद रखना है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेस्टिस जो है उसको लो टेम्परेचर एक तो रिक्वायर्ड रहता है, दूसरा टेस्टिकुलर वॉल्यूम वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल वॉल्यूम शुड बी 15 to 25 ml, नॉर्मल लेंथ 4 सेंटीमीटर। अगर स्मॉल टेस्टिकुलर वॉल्यूम हुआ लाइक इन क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, तो इट कॉजेस डिफेक्टिव और एबनॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस। मेजरमेंट ऑफ टेस्टिस इट इज़ डन बाय प्राडर्स ऑर्काइडोमीटर। ओके, प्राडर्स ऑर्काइडोमीटर। ये बेसिक स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। अब देखते हैं इन्वेस्टिगेशंस। तो जो मेल में इनफर्टिलिटी की इन्वेस्टिगेशन वो पहली है, वो है सीमन एनालिसिस। सीमन एनालिसिस, एंड वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इट इज़ सीमन एनालिसिस, इट इज़ द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन टू बी डन इन एन इनफर्टाइल कपल। इट इज़ एन first investigation to be done in an infertile couple. Sample is taken by menstruation. Abstinence should be there for around 2 to 7 days. Samples should be collected, should be done on liquefied semen. Okay, डायरेक्ट सीमन रिट्रीव करेंगे। लिक्विफेक्शन टाइम इज़ 5 to 20 minutes। ये सब पॉइंट सिर्फ याद रखना। लैब सैम्पल शुड रीच लैब विद इन 1 hour। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ़ सीमन एनालिसिस रिपोर्ट इज़ एब नॉर्मल, तो हम क्या करेंगे? रिपीट सीमन एनालिसिस करेंगे आफ्टर 1 week। ओके, एटलीस्ट 1 week अपार्ट हम रिपीट सीमन एनालिसिस करेंगे। लेकिन अगर ये दोनों रिपोर्ट करने के बाद भी इफ़ बोथ रिपोर्ट शोज एजोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया, इसका मतलब क्या होता है मैं बाद में लिखा था। इफ़ बोथ द रिपोर्ट शोज एजोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया, तो फिर हम करेंगे हार्मोन एनालिसिस। हार्मोन एनालिसिस में ये सारे हार्मोन हम चेक करते हैं, एफएसएच, एलएच, टेस्टोस्टेरोन, टीएसएच एंड प्रोलैक्टिन। उसमें टीएसएच एंड प्रोलैक्टिन हम पार्टनर का भी चेक करते हैं, बोथ पार्टनर का दिखना पड़ता है हार्मोन एनालिसिस में। याद रखना, अगर बोथ द रिपोर्ट शो एजोस्पर्मिया एंड ओलिगोस्पर्मिया, तो उसमें हम करेंगे हार्मोन एनालिसिस।
अब कौन से केस में हम सीमन एनालिसिस के साथ कैरियोटाइपिंग करेंगे? तो ऐसा केस जिसमें सीवियर ओलिगोस्पर्मिया है विच इज़ लेस देन 5 मिलियन स्पर्म पर ml, या फिर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। तो ये दो कंडीशन में हम कैरियोटाइपिंग भी करेंगे प्लस सीमन एनालिसिस, क्योंकि इसमें क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के चांसेस रहता है, इसलिए हम कैरियोटाइपिंग भी करेंगे प्लस सीमन एनालिसिस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है, ये और ये। अब स्पर्म पाथवे देख लेते हैं। तो टेस्टिस में से स्पर्म्स फॉर्म हुए, वो फिर कहाँ आएंगे? ये वास्ट डिफरेंस होता है, वास्ट डिफरेंस से होते हुए फिर यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड का कुछ सिक्रीशन होगा। फिर उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे सेमिनल वेसिकल होता है। ओके, सबसे पहला ग्लैंड आता है वो होता है सेमिनल वेसिकल। टेस्टिस, वास्ट डिफरेंस, देन सेमिनल वेसिकल, देन प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद आगे आया यहाँ पे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ओके, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। तो इस हिसाब से ऑर्डर होता है। पहले सेमिनल वेसिकल जो मेजर कंट्रीब्यूशन करता है इन सीमन, 50 to 60% जो वॉल्यूम ऑफ सीमन होता है वो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम सेमिनल वेसिकल। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड और फिर ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के। टेस्टिस के बाद एपिडिडाइमिस आता है, उसके बाद फिर वास्ट डिफरेंस आता है और फिर ये 3 ग्लैंड्स। अगेन इसमें दिया हुआ है। अब सीमन फॉर्म किससे होता है? स्पर्म्स होता है प्लस सेमिनल वेसिकल फ्लूइड जिसमें फ्रुक्टोस भी होता है, कि सेमिनल वेसिकल फ्लूइड प्लस फ्रुक्टोस, फिर प्रोस्टेटिक फ्लूइड, देन बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड फ्लूइड। तो ये सब मिला के फॉर्म करता है सीमन। ओके, यहाँ तक ये तो हमने देख लिया। ये सब स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्म हुए इन द टेस्टिस, फिर एपिडिडाइमिस में गए, फिर वास्ट डिफरेंस में, वहाँ से फिर सेमिनल वेसिकल ने सिक्रीशन दिए। सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन जो होता है, दे आर एबंडेंट, अल्कलाइन एंड रिच इन फ्रुक्टोज। तो ये दो याद रखना है, अल्कलाइन, रिच इन फ्रुक्टोज, और तीसरा एबंडेंट। सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन डायरेक्ट फिर वास्ट डिफरेंस में जाएंगे। फिर यहाँ से स्पर्म और सीमन आगे आ गया। फिर यहाँ पे प्रोस्टेट है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड भी कुछ अपने सिक्रीशंस देगा। तो प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस में होता है प्रोस्टेटिक एंजाइम्स एंड इट इज़ स्लाइटली एसिडिक। सेमिनल वेसिकल वो बेस अल्कलाइन था, प्रोस्टेटिक सिक्रीशन दे आर एसिडिक। उसके बाद लास्ट में फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये सिक्रीशन देता है ओनली एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स। तो यहाँ से फिर सीमन बाहर आ जाता है। तो ये होपफुली सीमन बात पे समझ में आ गया होगा। कंट्रीब्यूटर्स ऑफ सीमन, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल मेजर 65%। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। सो टेस्टिस एंड एपिडिडाइमिस की इन्वेस्टिगेशन करनी हो तो उसके लिए हम करेंगे स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड, स्क्रोटल यूएसजी फॉर टेस्टिस एंड एपिडिडाइमिस। उसके बाद जितने भी स्ट्रक्चर्स है कि स्क्रोटम एंड एपिडिडाइमिस, यहाँ तक हम करेंगे स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड। उसके बाद जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उसके लिए हम करेंगे ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी, ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी। और अभी लेटेस्ट में तो एमआरआई यूज़ करता है फॉर ऑल दिस स्ट्रक्चर। तो ये इन्वेस्टिगेशंस भी आपको याद रखो। अब सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन हमने क्या देखी थी? सीमन एनालिसिस। तो उसके पैरामीटर्स देख लेते हैं। तो टोटल 9 पैरामीटर है, ये याद रखना है, 9 पैरामीटर है। वॉल्यूम ऑफ सीमन शुड बी मोर देन 1.5 ml, pH more than 7.2, sperm concentration more than 15 million per ml, के sperm concentration 15 million per ml, कि ये concentration it is per ml। फिर sperm count should be more than 39 million per ejaculate, ओके, sperm count per ejaculate, sperm concentration per ml। एवरेज sperm count जो होता है it is 60 to 100 million per ejaculate। फिर sperm morphology, जितने भी sperm है अराउंड 4% ऑफ sperm should be normal, मिनिमम 4% ऑफ द sperm should be normal, जो हेल्दी होना चाहिए, मोटाइल होना चाहिए। टोटल मोटिलिटी शुड बी मोर देन 40%, प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड मोटिलिटी मोर देन 32%, वायबिलिटी मोर देन 58%, WBC काउंट शुड बी लेस देन 1 मिलियन पर ml, के लेस देन 1 मिलियन पर ml। अगर WBC काउंट रेज्ड है लाइक इन एनी इन्फेक्शन इन द मेल जेनिटल ट्रैक्ट, तो ड्रग ऑफ चॉइस इज डॉक्सीसाइक्लिन। तो ये सीमन एनालिसिस के पैरामीटर्स है। इसमें क्या क्या आता है? वॉल्यूम, pH, स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन, स्पर्म काउंट, स्पर्म मॉर्फोलॉजी, टोटल मोटिलिटी, प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड मोटिलिटी, देन वायबिलिटी एंड लास्ट में WBC काउंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया वो है मॉर्फोलॉजी, जो मिनिमम 4% होना चाहिए, मोर देन 4%। फिर मोटिलिटी, टोटल मोटिलिटी मोर देन 40%। स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन वो आता है पर ml, 15 मिलियन पर ml। तो ये WHO के सीमन एनालिसिस के पैरामीटर्स। अब एबनॉर्मल सीमन एनालिसिस, जो मैंने आगे टर्म बताया था ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, उसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं। एस्पर्मिया मतलब नो सीमन, ओके, एस्पर्मिया इज नो सीमन। ओलिगोस्पर्मिया मतलब कम, ओलिगो मीन्स लो, स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 15 मिलियन पर ml, वो ओलिगोस्पर्मिया। सीवियर ओलिगोस्पर्मिया वो स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 5 मिलियन पर ml। एस्थेनोस्पर्मिया, एस्थेनो मतलब उसकी मोटिलिटी जो है वो कम हो गई है, तो नॉन मोटाइल स्पर्म। तो नॉन मोटाइल स्पर्म में देखने को मिलता है इन कार्ताजिनर सिंड्रोम, प्रोलॉन्ग्ड एब्सटिनेंस एंड वेरिकोसिल एंड जेनाइटल इन्फेक्शंस। कि नॉन मोटाइल स्पर्म दे आर एस्थेनोस्पर्मिया सीन इन कार्ताजिनर सिंड्रोम,
प्रोलॉन्ग्ड एब्सटिनेंस, वेरिकोसिल एंड जेनिटल इन्फेक्शन। फिर टेराटोस्पर्मिया, स्पर्म्स विथ एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी, ये ना याद रखो तो भी चलेगा। टेराटोस्पर्मिया, स्पर्म विथ एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी। फिर नेक्रोजोस्पर्मिया, दे आर डेड स्पर्म और नॉन वायबल स्पर्म। एजोस्पर्मिया, दे आर नो स्पर्म इन द सीमन। एजोस्पर्मिया मतलब कोई भी स्पर्म नहीं है इन द सीमन। तो ये हमें देखने को मिलता है दो कंडीशन में, एक तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, दूसरा सिस्टिक फाइब्रोसिस में। सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, उसमें एजोस्पर्मिया देखने को मिलता है। Klinefelter syndrome, it is an example of non-obstructive azoospermia, while cystic fibrosis is an example of obstructive azoospermia। कि इन दोनों का मतलब क्या है वो आगे देखेंगे। सिस्टिक फाइब्रोसिस में इतना सब याद रखना कि इसमें बायलैटरल एब्सेंस होता है ऑफ वास्ट डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल। सिस्टिक फाइब्रोसिस में वास्ट डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल वो होता ही नहीं है, एब्सेंट होता है। तो ये याद रखना है एजोस्पर्मिया में। फिर ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया, ऑब्वियसली इंक्रीज WBC इन द सीमन, लाइक प्रोस्टेटाइटिस, एपिडाइमिस, ट्रीटमेंट इज डॉक्सीसाइक्लिन, जो हमने देख ली। तो ये एबनॉर्मल सीमन एनालिसिस में याद जो रखना है वो एस्पर्मिया तो याद हो जाएगा, ओलिगोस्पर्मिया याद रखना है, उसके काउंट याद रखना है, एस्थेनोस्पर्मिया याद रखना है, नेक्रोस्पर्मिया याद रह जाएगा, एंड ये एजोस्पर्मिया याद रखना है। ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया तो ईजी है। तो ये 1 2 3 4 इतने याद रखना है, इंपॉर्टेंट। अब एजोस्पर्मिया के बारे में देखते हैं। एजोस्पर्मिया का मतलब नो स्पर्म इन द सीमन, लेकिन सीमन तो प्रेजेंट होगा, सिर्फ उसमें स्पर्म नहीं होगा। तो एजोस्पर्मिया 3 टाइप के हो सकते हैं, उसके कॉज 3 टाइप के हो सकते हैं, प्री टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर एंड पोस्ट टेस्टिकुलर। प्री टेस्टिकुलर में स्पर्म फॉर्म ही नहीं हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो ही नहीं रहा, तो ये हो गए प्री टेस्टिकुलर। इसमें भी टेस्टिकुलर कॉज, उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। पोस्ट टेस्टिकुलर में स्पर्मेटोजेनेसिस तो हो रहा है, लेकिन जो स्पर्म है वो बाहर नहीं आ पा रहा है ड्यू टू ब्लॉकेज इन द स्पर्म पाथवे। तो इसे हम इसे कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। और ये दो है मोस्टली, ये तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, और ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब प्री टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर एंड पोस्ट टेस्टिकुलर कॉज। प्री टेस्टिकुलर में उसमें प्रॉब्लम होती है इन द हाइपोथैलेमस या फिर पिट्यूटरी, कि हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी उसमें LH FSH सीक्रेट नहीं हो रहे, तो फिर टेस्टोस्टेरोन वो भी फॉर्म नहीं हो रहा। तो प्री टेस्टिकुलर में LH FSH एंड टेस्टोस्टेरोन तीनों लो होंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस वो एब्सेंट होगा। टेस्टिकुलर में टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम है, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी उसमें से LH एंड FSH तो फॉर्म हो रहा है, तो वो इंक्रीज होंगे, लेकिन टेस्टोस्टेरोन जो है वो कम होगा। कि टेस्टोस्टेरोन वो लो होगा, LH एंड FSH हाई होंगे, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन है नहीं, तो इसमें जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो रहा था वो लॉस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली LH एंड FSH वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। फिर उसके बाद पोस्ट टेस्टिकुलर, इसमें सब नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी वो भी नॉर्मल है, टेस्टिस वो भी नॉर्मल है, लेकिन स्पर्म पाथवे वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो जो स्पर्म फॉर्म हो रहे थे वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो इसमें LH भी नॉर्मल होगा, FSH भी नॉर्मल होगा, एंड टेस्टोस्टेरोन वो भी नॉर्मल होगा। और एंड इट हैज़ द बेस्ट प्रोग्नोसिस। पोस्ट टेस्टिकुलर कॉज विच इज़ ऑब्स्ट्रक्शन एजोस्पर्मिया, इट हैज़ द बेस्ट प्रोग्नोसिस। अब इसके ऊपर ये कॉजेज लिखे हुए हैं। प्री टेस्टिकुलर कॉज, इसके एग्जाम्पल है कालमान सिंड्रोम, हाइपोथैलेमिक फेलियर, हाइपोथायरॉइडिज्म एंड इंक्रीज्ड प्रोलैक्टिन। ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, वो भी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वो आएगा टेस्टिकुलर में। टेस्टिकुलर उसके एग्जाम्पल है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, मम्स, ऑर्काइटिस, रेफेनस्टीन सिंड्रोम एंड माइन वर्कर, जो ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे वर्क करते हैं उनमें वो जो लो टेम्परेचर चाहिए होता है वो नहीं होगा, तो उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस अफेक्ट होगा। तो ये एग्जाम्पल है ऑफ टेस्टिकुलर। फिर पोस्ट टेस्टिकुलर, TB, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड वेरिकोसिल, जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, दे आर एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट टेस्टिकुलर कॉज ऑफ एजोस्पर्मिया। अब मैनेजमेंट, तो इन दोनों की मैनेजमेंट, इसमें भी टेस्टिकुलर फेलियर है, मतलब इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस मोस्टली नहीं हो रहा, तो इन दोनों की मैनेजमेंट सेम है, इसकी अलग है। तो ट्रीटमेंट के लिए हम HCG इंजेक्शन, वही इसकी ट्रीटमेंट है, HCG इंजेक्शन। फिर ये पोस्ट टेस्टिकुलर में स्पर्म्स तो फॉर्म हो रहा है लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, स्पर्म को टेस्टिस से या फिर एपिडिडाइमिस से कोई भी जगह से हम एस्पिरेट कर लेंगे, या फिर मतलब स्पर्म रिट्रीव कर लेंगे, और उसके बाद फिर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन देने के इनटू द oocyte, जो हम बाद में देखते हैं ICSI कर लेंगे। कि मैनेजमेंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, इसमें स्पर्म्स तो प्रेजेंट होता है इन द टेस्टिस एंड एपिडाइमिस, तो टेस्टिस में से हम स्पर्म रिट्रीव करेंगे बाय TSA, टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन, या फिर TESE, TESC, टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन। ओके, टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन, दूसरा टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन। फिर एपिडिडाइमिस में से हम PISA, परक्यूटेनियस एपिडिडाइमल स्पर्म एस्पिरेशन, परक्यूटेनियस एपिडिडाइमल स्पर्म एस्पिरेशन। फिर मीज़ा वैसे ही माइक्रोसर्जिकल एपिडाइमल स्पर्म एस्पिरेशन, ये सब याद रख सकते हो। इन शॉर्ट हमने स्पर्म निकाल लिया, ले लिया, और उसके बाद इट इज़ फॉलोड बाय ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसके बारे में हम आगे डिटेल में देखते हैं। तो ये मैनेजमेंट होती है ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया की। अब ये पोस्ट टेस्टिकुलर या ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, अब ये ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे है वो हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो ये स्पर्म पाथवे था,
टेस्टिस से फॉर्म हुआ एपिडिडाइमिस, देन वास डिफरेंस, देन ये सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और फिर स्पर्म बाहर। तो ये ब्लॉकेज को या ऑब्स्ट्रक्शन को हम 2 लेवल में डिवाइड करते हैं। एक पहला लेवल है इट इज़ अबव द सेमिनल वेसिकल, और दूसरा बी लेवल वो है बिलो सेमिनल वेसिकल। तो अबव सेमिनल वेसिकल में जो भी ब्लॉक आएगा तो इसमें क्या होगा, सीमन तो दोनों में प्रेजेंट होगा, लेकिन सीमन में और सीमन में स्पर्म दोनों में एब्सेंट होंगे। होपफुली क्लियर हो रहा होगा। सीमन तो दोनों में प्रेजेंट होगा चाहे कोई भी ब्लॉक हो, लेकिन स्पर्म जो है वो दोनों में एब्सेंट होंगे क्योंकि एजोस्पर्मिया इसलिए। अब इसमें हम सीमन का एनालिसिस करेंगे, उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि ब्लॉक जो है वो लेवल ए पे है, अबव सेमिनल वेसिकल है या फिर बिलो सेमिनल वेसिकल। तो लॉजिकली देखिए, सपोज यहाँ पे ए लेवल पे ब्लॉक है, ऊपर की साइड अबव द सेमिनल वेसिकल, तो इसमें सेमिनल वेसिकल तो ब्लॉक नहीं हो रहा, तो सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशंस थे जो अल्कलाइन सिक्रीशन थे एंड फ्रुक्टोज था, वो सीमन में प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे लिखा है लेवल ए में ब्लॉक हुआ तो फिर सीमन में स्पर्म तो एब्सेंट होंगे, दोनों में एब्सेंट होंगे, लेकिन फ्लूइड फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल वो प्रेजेंट होगा इन लेवल ए कि उसमें फ्रुक्टोज भी प्रेजेंट होगा, और प्रोस्टेट फ्लूइड एंड जो बल्बोयूरेथ्रल सिक्रीशन थे वो तो प्रेजेंट होंगे, दोनों में प्रेजेंट होंगे। लेकिन मेन जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है ये फ्लूइड फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल, और मेन उसमें है वो फ्रुक्टोज। और फिर पीएच भी देखना होता है क्योंकि सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन वो एल्कलाइन थे और बाकी ग्लैंड्स के एसिडिक थे। तो सपोज अगर ब्लॉक लेवल ए पे है, इट इज़ अबव सेमिनल वेसिकल, तो जो सिक्रीशन है जो सीमन है उसमें एक तो फ्रुक्टोज भी प्रेजेंट होगा, दूसरा उसका पीएच जो है सीमन का वो एल्कलाइन होगा, और वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल होगा। क्यों? क्योंकि सेमिनल वेसिकल वही मेजोरिटी ऑफ द वॉल्यूम कंट्रीब्यूट करा था इन द सीमन। तो 3 चीज़ें होगी, फ्रुक्टोज प्रेजेंट होगा, पीएच अल्कलाइन होगा एंड वॉल्यूम ऑफ सीमन वो नॉर्मल होगा। अब दूसरा लेवल बी पे आता है, इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉक इज बिलो द लेवल ऑफ सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल ब्लॉक हो जाएगा, इसके सिक्रीशन कुछ भी बाहर नहीं आ पाएंगे, तो एक तो वॉल्यूम ऑफ द सीमन वो कम हो जाएगा क्योंकि जो मेजोरिटी कंट्रीब्यूट कर रहा था सेमिनल वेसिकल वो नहीं होगा, तो वो वॉल्यूम कम हो जाएगा। दूसरा पीएच जो है वो एसिडिक हो जाएगा एंड फ्रुक्टोज वो एब्सेंट होगा इन द सीमन एनालिसिस। तो इसी तरीके से हमें पता चला कि लेवल जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो अबव सेमिनल वेसिकल है या फिर बिलो सेमिनल वेसिकल। अब इन्वेस्टिगेशन देखते हैं। अगर अबव द लेवल ऑफ सेमिनल वेसिकल है तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है या तो इन द एपिडिडाइमिस या फिर इन द वास डिफरेंस। तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन हमने देखी थी स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड, कि एपिडिडाइमिस या फिर वास डिफरेंस में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन है स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड। लेवल बी में ऑब्स्ट्रक्शन है तो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है इन द इजैकुलेटरी डक्ट या फिर कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ द सेमिनल वेसिकल, कि उसमें भी सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन नहीं आएंगे, तो या तो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है इन द इजैकुलेटरी डक्ट या फिर कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ द इजैकुलेटरी डक्ट एंड सेमिनल वेसिकल विच इज़ सीन इन सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो इसमें हम CFTR म्यूटेशन वो चेक करेंगे। अगर इजैकुलेटरी डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसके लिए हम ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड, इन शॉर्ट ये 3 इन्वेस्टिगेशन याद रखना है, स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड इन दोनों के लिए, देन CFTR जीन म्यूटेशन एंड ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड। मेन जो हम फिर फ्रुक्टोज देखेंगे, फ्रुक्टोज अगर प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, तो उसके हिसाब से अगर फ्रुक्टोज प्रेजेंट है तो फिर स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड, फ्रुक्टोज एब्सेंट है तो ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड या फिर CFTR। फिर अगर ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड हमने देखा तो उसमें वो हम तब कर रहे थे जब इजैकुलेटरी डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन था। तो सपोज अगर सेमिनल वेसिकल डायलेटेड है, इसका मतलब क्या हुआ कि इजैकुलेटरी डक्ट उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है। लेकिन अगर सेमिनल वेसिकल नॉर्मल हुए तो उसका मतलब रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो रहा है, कि रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो रहा है। अगर डायलेटेड सेमिनल वेसिकल तो इजैकुलेटरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, अगर नॉर्मल सेमिनल वेसिकल तो फिर रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। होपफुली क्लियर हो गया होगा। उसके बाद असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स देखते हैं, जो मैं ICSI बात कर रहा था, IVF होती है, IUI होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो पहली टेक्निक है IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इसमें होता क्या है, हम सीमन लेते हैं फ्रॉम द मेल, इट कैन बी इधर हस्बैंड और डोनर, IUIH IUID इज़ फॉर डोनर। फिर उसके बाद सीमन को हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, प्रोसेस करते हैं। ये 3 टेक्निक के नाम है, याद रखना तो रख सकते हो। प्रोसेस करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे और विद द हेल्प ऑफ कैथेटर हम वो सीमन को यूट्रस के अंदर इंजेक्ट कर देंगे, सिंपल। तो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन मतलब कैथेटर के थ्रू ये सीमन को यूट्रस के अंदर इंजेक्ट कर देंगे, बाईपासिंग द सर्विक्स। तो ये याद रखना है, बाईपासिंग द सर्विक्स। ओके, और जो स्पर्म होना चाहिए वो हाईली मोटाइल स्पर्म होना चाहिए और कोई भी डेड या इमोबाइल स्पर्म नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखना है। और फेलोपियन ट्यूब है जो फीमेल की वो भी पेटेंट होनी चाहिए। और सपोज कोई फीमेल की भी इनफर्टिलिटी है, ओके, ये मेल इनफर्टिलिटी जो कि इजैकुलेटरी प्रॉब्लम्स होती है, स्पर्म ओके इजैकुलेट नहीं कर पाता इनटू द यूट्रस, तो उसके लिए हम ये IUI यूज़ करते हैं मेनली। लेकिन अगर फीमेल में भी कोई अनएक्सप्लेन्ड फीमेल इनफर्टिलिटी तो उसमें हम पहले
सुपर ओव्यूलेशन करेंगे विथ क्लोमिफेन सिट्रेट, और उसके बाद अगर जब फॉलिकल वो एनलार्ज हो जाएगा, डोमिनेंट फॉलिकल बन जाएगा, तो फिर हम इंजेक्शन HCG देंगे फॉर ओव्यूलेशन। फिर ओव्यूलेशन होगा तो उसके बाद हम IUI कर देंगे, मतलब सीमन इंजेक्ट कर देंगे इनटू द यूट्रस। तो ये पूरी टेक्निक हुई IUI। इसकी प्री रिक्विजिट है, स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन शुड बी मोर देन 10 मिलियन पर ml एंड स्पर्म मॉर्फोलॉजी एटलीस्ट 14% शुड बी नॉर्मल। तो ये उसकी प्री रिक्विजिट है, स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन मोर देन 10 मिलियन पर ml, स्पर्म मॉर्फोलॉजी शुड बी मोर देन 14% नॉर्मल। फिर इसकी इंडिकेशंस, तो एक तो इफ़ मेल हैज़ इजैकुलेटरी प्रॉब्लम, जो मैंने पहले बताया, हाइपोस्पेडियास, एपिस्पेडियास, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, इरेक्टल डिसफंक्शन, तब हम यूज़ करेंगे ये IUI। इफ़ द फीमेल हैज़ एनी न्यूरोजेनिक इंपॉर्टेंस, फिर ओलिगोयूरिया, स्पर्म काउंट शुड बी बिटवीन 10 to 15 ml, ओके, थोड़ा सा ही कम होना चाहिए, ओलिगोस्पर्मिया, सीवियर नहीं, ओनली ओलिगोस्पर्मिया। फिर एनी हेरिडिटरी डिसीज़ होती है पेशेंट में तो हम डोनर यूज़ करेंगे, या फिर फीमेल की सर्विक्स में एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है तो, क्योंकि इसमें हम सर्विक्स बाईपास कर रहे थे, तो अगर एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़ है तो भी हम ये IUI यूज़ कर सकते हैं। या फिर फीमेल हैज़ सर्वाइकल फैक्टर इनफर्टिलिटी, अगेन सेम। तो ये इंडिकेशन है ऑफ IUI। अगर रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो रहा है तो फिर हम स्पर्म कलेक्ट करेंगे फ्रॉम द वॉइडेड यूरिन आफ्टर इजैकुलेशन, प्लस हम ओरल बाइकार्बोनेट देंगे ताकि वो डिस्ट्रॉय ना आ जाए ड्यू टू यूरिनरी pH। वो सिर्फ याद रखना है, मेन ये इंडिकेशन याद रखनी है, प्री रिक्विजिट याद रखना है, ये जो प्रोसेस है उसका वो याद रखना है, और अनएक्सप्लेन्ड फीमेल इनफर्टिलिटी होगा तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे वो याद रखना है। तो ये IUI, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। उसके बाद IVF विच इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें हम मेल पार्टनर से सीमन लेते हैं, उसे अगेन सेम प्रोसेस एंड सेंट्रीफ्यूज करते हैं। फिर उसके बाद फीमेल को हम क्लोमिफेन सिट्रेट देगा, जो पहले बताया था अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, उसमें भी सेम ही है, क्लोमिफेन सिट्रेट देंगे मोस्टली, तो ओवेरियन स्टिमुलेशन होगा, फॉलिकल्स ग्रो होंगे, तो जो फिर डोमिनेंट फॉलिकल होगा, एक बार जब डोमिनेंट फॉलिकल बन जाएगा, उसकी साइज़ 18 to 20 mm हो जाएगी, तो उसके बाद हम इंजेक्शन HCG देंगे, वो फिर ओव्यूलेशन ट्रिगर करेगा, और फिर हम वो जो oocyte फॉर्म हुआ उसे हम रिट्रीव कर देंगे। तो मेल में से हमने सीमन स्पर्म रिट्रीव कर दिया, फीमेल में से हमने oocyte या एग रिट्रीव कर दिया, और उन्हें हम फिर पेट्री डिश में रख देंगे, और फिर फर्टिलाइजेशन होगा इन द पेट्री डिश इटसेल्फ, इसलिए इसका नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, फीमेल में से oocyte भी ले लिया, मेल में से स्पर्म भी ले लिए। तो इसमें स्पर्म काउंट होना चाहिए 50,000 to 1.5 लाख स्पर्म पर oocyte एंड टेम्परेचर शुड बी 37 डिग्री सेल्सियस। याद रखना 50,000 to 1.5 लाख स्पर्म पर oocyte। तो वही फर्टिलाइजेशन होगा एंड एम्ब्रियो फॉर्म होगा। एम्ब्रियो एक बार फॉर्म हो गया तो फिर हम Day 3 या Day 5 में यूट्रस में इम्प्लांट कर देंगे 2 सेंटीमीटर बिलो द फंडस, और साथ में हम प्रोजेस्टेरॉन भी देंगे टू मेक द एंडोमेट्रियम थिक, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेगनेंसी लाइक स्टेट, प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन हाई होता है टू मेक द एंडोमेट्रियम थिक, एंडोमेट्रियम होल्ड करके रख सके फीटस को, इसलिए वो थिक होता है, तो इसलिए हम साथ में प्रोजेस्टेरॉन भी देंगे। जो है प्रोसेस ऑफ IVF। तो फिर से मेल में से हमने सीमन लिया, प्रोसेस में सेंट्रीफ्यूज किया, फिर फीमेल में क्लोमिफेन सिट्रेट दिया, जो ओवेरियन स्टिमुलेशन हुआ, फॉलिकल्स ग्रो हुई, व्हेन फॉलिकल्स रीच 18-20 mm साइज, तो फिर हमने इंजेक्शन HCG दिया, ओवुलेशन ट्रिगर हुआ, oocyte रिट्रीव कर लेंगे, उसके बाद फिर स्पर्म एंड oocyte को हम पेट्री डिश में रख देंगे फॉर फर्टिलाइजेशन। स्पर्म शुड बी 50,000 to 1.5 लाख पर oocyte, और फिर Day 3 या फिर Day 5 में हम इम्प्लांट कर देंगे एम्ब्रियो को इनटू द यूट्रस 2 सेंटीमीटर बिलो द फंडस। सक्सेस रेट इज 20 to 30%, ये याद रखना है। अब इसकी लिमिटेशन है सीवियर ओलिगोस्पर्मिया, सीवियर ओलिगोस्पर्मिया मिनिमम 50,000 to 1.5 लाख चाहिए होते थे, लेकिन सीवियर ओलिगोस्पर्मिया होगा तो हम IVF यूज़ नहीं कर पाएंगे। फिर ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, लास्ट है एस्थेनोस्पर्मिया, क्योंकि स्पर्म को ही अगेन स्विम करके oocyte तक पहुंचना है, तो एस्थेनोस्पर्मिया भी हम यूज़ नहीं कर सकते IVF। तो ये 3 लिमिटेशन है, सीवियर ओलिगोस्पर्मिया, ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया एंड एस्थेनोस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के लिए तो बेस्ट है IUI, वो याद रखना है। सॉरी, ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के लिए बेस्ट है ICSI, जो हम अभी देखेंगे इसके बाद। तो ये 3 लिमिटेशन है ऑफ IVF। इंडिकेशन, मेल में ओलिगोस्पर्मिया 5 to 15 मिलियन स्पर्म पर ml, रिपीटेड IUI फेलियर, पहले IUI करेंगे, अगर वो फेल हुआ तो वही हम ये IVF करेंगे, तो रिपीटेड IUI फेलियर। फीमेल में बाइलेटरल ब्लॉकेज ऑफ द ट्यूब, डिक्रीज्ड ओवेरियन रिजर्व, तो इसमें हम डोनर एग्स यूज़ करेंगे। फिर मुलेरियन एजेनेसिस, इसमें हम IVF प्लस सरोगेसी वो यूज़ करेंगे, जो एम्ब्रियो फॉर्म हुआ वो हम सरोगेट में इम्प्लांट कर देंगे या ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये इंडिकेशन ऑफ IVF। कॉम्प्लिकेशन ऑफ IVF एंड ICSI, इन शॉर्ट ART की कॉम्प्लिकेशन, तो मैटरनल में PIH, प्लेसेंटा प्रेविया, प्लेसेंटल एब्रेशन, फीटस में मल्टीफीटल जेस्टेशन, लो बर्थ वेट एंड IUGR। IVF और ICSI कंसीव्ड ऑफस्प्रिंग, उसमें एम्ब्रियोनिक हेपेटिक एडिनोमा वो देखने को मिलता है, ये याद रखना है, एम्ब्रियोनिक हेपेटिक एडिनोमा।
कंजेनिटल एनोमलीज के रिस्क जो है वो इंक्रीज़ नहीं होते। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। तो ये पूरा था IVF। अब लास्ट ICSI, इट इज़ द लास्ट मैनेजमेंट इन इनफर्टिलिटी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें पहले वाली प्रोसीजर वो सेम है एस IVF, एक्सेप्ट हम क्या करते हैं IVF में, क्या करते हैं, स्पर्म और oocyte उसको सिर्फ एक पेट्री डिश में हम रख दे रहे थे और फिर अपने आप ही फर्टिलाइजेशन हो रहा था। स्पर्म अपने आप ही तैयार के oocyte तक जा रहा था और फिर फर्टिलाइजेशन हो रहा था। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, सिंगल स्पर्म को लेंगे और उसे oocyte का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर हम इंजेक्ट कर देंगे, ताकि अगर जो एस्थेनोस्पर्मिया था तो एस्थेनोस्पर्मिया हो तो भी ये टेक्निक हुआ यूज़ हो सकती है, क्योंकि इसमें हम खुद स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे होते हैं इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द oocyte मैकेनिकली। तो ये इसकी मेन प्रिंसिपल है। एवरीथिंग इज सेम एज IVF, वो क्लोमिफेन सिट्रेट वाला इंजेक्शन HCG वो सब सेम है, सिर्फ इसमें हम सिंगल स्पर्म इज इंजेक्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द oocyte मैकेनिकली। फिर इसकी इंडिकेशन क्या है, ऑल द इंडिकेशन ऑफ IVF, जो हमने IVF की इंडिकेशन देखी, प्लस लिमिटेशन ऑफ द IVF, जो सीवियर ओलिगोस्पर्मिया, एस्थेनोस्पर्मिया एंड ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। तो उसके लिए भी हम ICSI यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर ICSI मॉर्फोलॉजी ऑफ द स्पर्म, जो हमने सीमेन एनालिसिस में देख ली, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ द स्पर्म। IVF के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर वो है मोडिलिटी, क्योंकि इसमें स्पर्म को खुद ही तैर के जाना होता है टू द oocyte। सीमेन एनालिसिस की मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये हमने देख लिया पहले। स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक जो हमने पहले देखी, पीसा परक्यूटेनियस एपिडिडाइमल स्पर्म एस्पिरेशन, मीसाइज माइक्रोस्कोपिक एपिडिडाइमल स्पर्म एस्पिरेशन, टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन। तो ये स्पर्म रिट्रीवल की टेक्निक हो गई। तो ये थे सारे मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन टेक्निक्स, IVF, ICSI एंड IUI। थैंक यू। और एक बात, मैनेजमेंट ऑफ मेल इनफर्टिलिटी डिपेंडिंग ऑन द काउंट ऑफ द स्पर्म। तो अगर ओलिगोस्पर्मिया होगा 10 to 15 मिलियन पर ml, तो उसमें हम इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन करेंगे। फिर ओलिगोस्पर्मिया इससे थोड़ा कम होगा 5 to 15 मिलियन पर ml, तो उसमें हम IVF करेंगे। सीवियर ओलिगोस्पर्मिया लेस देन 5 मिलियन पर ml, उसमें हम ICSI करेंगे। ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया उसमें भी ICSI, एस्थेनोस्पर्मिया उसमें भी ICSI। तो ये इंडिकेशंस आपको याद रखनी है सिर्फ, बस। तो ये था पूरा मेल इनफर्टिलिटी का चैप्टर।